न जागुआ में हाँ पीला बेड़रू जदि न जागुआ में समय की कहिब पवन की कहिब समय की कहिब पवन की कहिब ए देश में जदि न आसुआ में ए देश में जदि न आसुआ में विपदे सहिष्णु धरि धर्जनीति विपदे सहिष्णु धरि धर्जनीति चरित्र महक बितरी बाजी चरित्र महक बितरी बाजी चरित्र महक बितरी बाजी चरित्र महक बितरी बाजी फूलर हस जदि न फुटे मुखे फूलर हस जदि न फुटे मुखे व्यथा की कहिब स्फूर्ति की कहिब व्यथा की कहिब स्फूर्ति की कहिब ए देश में जदि न आसुआ में हाँ ए देश में जदि न आसुआ में पीला बेड़रू जदि न जागुआ में पीला बेड़रू जदि न जागुआ में धरा की कहिब गगन की कहिब धरा की कहिब गगन की कहिब ए देश में जदि न आसुआ में ए देश में जदि न आसुआ में ए देश में जदि न आसुआ में धन्यवाद। ताली में भी कंजूसी साथियों कौन कौन सी प्राकृतिक व्यवस्थाएं होती है? इसकी पूरी समीक्षा मैंने की। प्रकृति का पूरा अभ्यास करने के बाद मालूम पड़ा कि 4 व्यवस्थाएं कार्यरत है। लिख लीजिए वो 4 व्यवस्थाएं। 4 प्राकृतिक व्यवस्थाएं जिनके माध्यम से गहराई का खाद्य तत्वों का महासागर ऊपर लाया जाता है, जड़ों को खिलाया जाता है। पहली व्यवस्था है खाद्य तत्वों का पुनर्चक्रांकन, न्यूट्रिएंट साइकिल, यानी खाद्य चक्र। खाद्य चक्र इसको न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं, खाद्य चक्र। दूसरा है केशाकर्षण शक्ति, कैपिलरी फोर्स। केशाकर्षण शक्ति, केश आकर्षण, कैपिलरी फोर्स, केशाकर्षण शक्ति।
तीसरा है बवंडर। बवंडर साइक्लोन क्या कहते हैं आप उड़िया में? तूफान। तूफान तूफान। चौथी है देशी केंचुओं की गतिविधियां। देशी केंचुओं की गतिविधियां, द एक्टिविटीज ऑफ द लोकल अर्थॉरिटीज। देशी केंचुओं की गतिविधियां। केंचुओं को क्या कहते हैं उड़िया में? केंचुआ। केंचुआ बोलते हैं अपना देसी भाषा में केंचुआ है। लिया लिया हाँ या उड़िया में अर्थवत कहते हैं हो रहे, दिया कहते हैं इंग्लिश में। हाँ साथियों लिखिए मत, देखो साथियों लिखेंगे। लिखिए ना, ठीक है साथियों। ईश्वर का एक कानून है, जो जहां से निकला दोबारा वहां लौटना है। क्या कानून है? जो जहां से निकला दोबारा वही आप कहां से निकले थे? कल घर से निकले थे। 5 दिन के बाद कहां जाएंगे वापिस? देखो घर में ध्यान नहीं जाएगा, जाना ही पड़ेगा। कोई भी वस्तु या वस्तुमान, जब आप दर्शन में जाएंगे, उसका फिलॉसफी है कोई भी वस्तुमान अपने मूल जगह पर वापिस लौटता है। कोई भी वस्तुमान दोबारा अपने मूल स्थल पर वापिस लौटता है। विधि का विधान है, क्योंकि प्रकृति को संतुलन बहाल करना पड़ता है, संतुलन कायम रखना पड़ता है। अनेक खाद्य चक्र है, कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, फॉस्फेट चक्र है, जल चक्र है, ऊर्जा चक्र भी है। अनेक चक्र स्थित है इस प्रकृति में। जो जहां से निकला वहां लौटता ही है। उदाहरण देता हूं, ये कोई हमारी फसल है धान की। धान के फसल ने, जड़ों ने भूमि से खाद्य तत्वों की उठाया। क्या किया? धान की फसल ने, जड़ों ने भूमि से खाद्य तत्व उठाया और कहां संग्रहित किया? धान के फसल में, शरीर में। समझ लीजिए कि धान के फसल ने 100 किलो खाद्य तत्व भूमि से उठाए जड़ों ने, और 100 किलो धान के फसल के शरीर में संग्रहित कर दिया। आयु समाप्त हुई और पूरा शरीर गिर गया, बारिश में वो विघटित हो गया, और भूमि से जो 100 किलो खाद्य तत्व लिए थे कहां लौटा दिए गए? दोबारा भूमि को। इसका मतलब है कि धान के कटाई के बाद, धान से चावल निकालने के बाद पूरे पौधे के अवशेष पुआल अगर हम भूमि के सतह पर आच्छादन के रूप में बिछाते हैं तो बारिश में विघटित होंगे और भूमि से जितने भी खाद्य तत्व लिए हैं भूमि को वापस दोबारा ऊपर से डालने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों को मालूम था कि अगर धान का पुआल या फसलों के अवशेष भूमि को वापस लौटा दिए जाते हैं तो भूमि से लिए भूमि को लौटा दिए जाएंगे तो जड़ों को कुछ कमी नहीं होगी, तो किसान यूरिया फॉस्फेट खरीदने के लिए रायपुर नहीं आएगा, भुवनेश्वर नहीं आएगा, तो हिंदुस्तान का पैसा विदेश
इसलिए उन्होंने क्या कहा, उसको जलाओ, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट में उसको बदलो। लेकिन अगर दाने निकालने के बाद धान के पूरे अवशेष, पुआल, गेहूं का भूसा, मूंग, उड़द, बाजरा, जितनी भी फसल देते पूरे अवशेष अगर हम भूमि के सतह पर बिछाते हैं और जीवामृत देते हैं तो ह्यूमस बनेगा और भूमि में जितने लिए थे वो भूमि को लौटा दिया जाएगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल है कि ऐसे कैसे संभव है? कैसे संभव है कि धान के चावल के दाने निकालने के बाद उसका भूसा, उसका पुआल सभी भूमि में डालना है, तो हम जानवर को क्या खिलाएंगे? गाय को खिलाना है, बैल को खिलाना है, भैंस को खिलाना है, क्या खिलाएंगे? गोपालन तो हमें करना है। आपके मन में सवाल होगा। लेकिन और एक बात कहता हूं, कुछ भी करे, ईश्वर का कानून बदल नहीं सकते। अगर आपने 100 किलो सूखा हुआ पुआल बैलों को, गाय को खिला दिया, कितना खिला दिया? 100 किलो सूखा हुआ। 48 घंटे के बाद, ठीक 48 घंटे के बाद वो गोबर, गोमूत्र के माध्यम से 100 किलो वापस मिलना ही है। और 99 किलो नहीं, पूरा 100 किलो। यानी 100 किलो सूखा हुआ घास आपने खिलाया, 48 घंटे बाद गोमूत्र और गोबर के माध्यम से पूरा 100 किलो वापस आपको मिलता है। वो गोबर, गोमूत्र आप भूमि में डालते हैं तो भूमि से उठाया कहां जाता है? जाना ही पड़ेगा। रोकने की क्षमता मानव में नहीं है, ये वास्तविक है। इसका मतलब है एक ग्राम गोबर कहां जाना चाहिए? भूमि में जाना चाहिए। उसकी कंडी बनाना है और कंडी जलाना है, वर्मी कंपोस्ट बनाना है, बर्बाद करना है, कंपोस्ट करना है, सत्यानाश करना है। एक ग्राम गोबर भूमि में जाना चाहिए। ये ईश्वर की व्यवस्था है। एक बूंद गोमूत्र भूमि में जाना चाहिए, ये ईश्वर की व्यवस्था है। तो फिर इस ईश्वर की व्यवस्था के खिलाफ बगावत क्यों बगावत है? ईश्वर की इच्छा है कि एक ग्राम गोबर भूमि में जाना चाहिए, देशी गाय का एक मिलीलीटर गोमूत्र भूमि में जाना चाहिए, ताकि भूमि बलवान बने। भूमि के सजीव हमने सब खत्म कर दिए, रासायनिक खेती से, जैविक खेती से। अगर हमें भूमि को सजीव बनाना है तो भूमि में सजीव डालना पड़ेगा। और देशी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। यानी हमारी भूमि भूखी है। एक ग्राम गोबर जितना भी मिलेगा हिंदुस्तान में पूरे देशी गाय का, कहा जाना चाहिए? भूमि में जाना चाहिए, ताकि भूमि बलवान बने, भूमि में ह्यूमस निर्माण हो, भूमि बलवान बने। तो फिर उसी गोबर का एक कॉस्मेटिक बनाना, साबुन बनाना, धूप बत्तियां बनाना, महंगे दामों पर लोगों को बेचना, कंडियों की, ये क्या हो रहा है? ये आध्यात्मिक है? तो बगावत, नास्तिक, पाखंड है ये, आध्यात्मिक नास्तिक। ईश्वर के खिलाफ आप काम कर रहे हो, खुद को आध्यात्मिक कह रहे हो। कहां लिखा है गीता में? कहां लिखा है? पाखंड है, नास्तिक है। ईश्वर चाहता है एक ग्राम गोबर भूमि में जाए, एक बूंद गोमूत्र। ईश्वर में श्रद्धा है, उसकी मूर्ति में श्रद्धा नहीं होती। ईश्वर में श्रद्धा थोड़ी सी उसकी व्यवस्था में श्रद्धा, प्रकृति उसकी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? ये देशी गाय खड़ी है, देशी गाय की निर्मित किसने की? आपने की? ईश्वर ने की। फुर्सत से की, फुर्सत निकाली ईश्वर ने। 6 महीने मैंने एप्लीकेशन दिया गवर्नमेंट को कि मुझे फुर्सत चाहिए, मुझे गाय बनाना है।
आज उससे से गाय बनाई। अरे अद्भुत अद्भुत अद्भुत। देशी गाय खड़ी है, गोबर डालती है, कहां पड़ता है, कहां गिरता है, भूमि पर। इसका मतलब है गोबर पर भूमि का अधिकार मानव का नहीं, ईश्वर की इच्छा है। क्यों भूमि पर गिरता है? क्योंकि एक एक ग्राम गोबर भूमि में जाएगा तो भूमि क्या होगी, सजीव बनेगी, बलवान बनेगी। अगर भूमि बलवान बनेगी तो पौधा बलवान बनेगा, पौधा बलवान बनेगा तो ऊपर ईश्वर चाहता है, ईश्वर। गोमूत्र गिरता है तो भूमि पर गिरता है, ईश्वर की इच्छा है। गोमूत्र कहाँ करना है, भूमि में डालने के लिए कहना है, मानव के ऊपर के लिए। तो फिर भूमि ये गोमूत्र का बड़ी बड़ी दवाई बनाकर बेचने का बहुत धंधा क्यों चल रहा है अध्यात्म के नाम पर? ये तो पाखंड है, ये नास्तिकता है। आस्तिकता कहाँ है, तो अध्यात्म कहाँ है? ईश्वर की इच्छा है कि गोमूत्र भूमि में जाए, आप गोमूत्र का धंधा करे हो। गो आधारित उद्योग श्री कृष्ण ने किया था, लाखों गाय थी, क्यों नहीं किया? कृष्ण के बंदे कहते हो खुद को? कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। गोबर नीचे गिरता है, भूमि का अधिकार मानव का नहीं। गोमूत्र भूमि पर गिरता है, भूमि का अधिकार मानव का नहीं। लेकिन दूध नीचे नहीं गिरता। अगर पीने वाला बछड़ा वहां नहीं है तो दूध स्तन से नीचे नहीं गिरता, पीने वालों के मुंह में गिरता है। इसका मतलब है दूध पर किसका अधिकार, पीने वालों का, भूमि का अधिकार नहीं। तो ये पंचगव्य कहां से आ गए, ये दशगव्य कहां से आ गए, ये अग्निहोत्र कहां से आ गया? पाखंड, नास्तिकता। ईश्वर चाहता है कि दूध केवल किसको मिलना चाहिए, पीने वाले बछड़े को मिलना चाहिए। बच्चा है तो बच्चों को मिलना चाहिए। वो आप पंचगव्य के माध्यम से भूमि में डाल रहे हो, अग्नि में डाल रहे हो, खुद को आध्यात्मिक कहते हो। कहां की परिभाषा अध्यात्म की? इसका मतलब है कुछ तो भी गड़बड़ जरूर है। साथियों, अगर एक बच्चे को 122 मिलीलीटर दूध मिलता है एक दिन में, तो बच्चा धष्ट-पुष्ट होता है। आज कितना मिल रहा है? शहरों में 26 मिलीलीटर मिल रहा है, देहातों में मिल ही नहीं रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्या कहता है निगरा जी? 70% मिल्क क्या है? सिंथेटिक है। अरे जो दूध की नहीं दधिया बह रही है, एक ऋषि वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जो मार्केट में दूध मिलता है, क्या बोलता है, 70% मिल्क का दूध कैसा है? अरे आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, गाय का दूध नहीं, भैंस का दूध नहीं है। दूध अगर उत्पादन करना है, गाय पालने की आवश्यकता नहीं, भैंस पालने की आवश्यकता नहीं, कारखाने में दूध तैयार होता है। दूध पर पीने वाले का अधिकार, भूमि का अधिकार नहीं, ईश्वर की इच्छा है, आध्यात्म हुई। तो साथियों, ये बंद करना होगा हमें, ये भ्रष्टाचार बंद करना होगा, अनाचार बंद करना है, पाखंड बंद करना होगा। साथियों, जो जहां से निकला वहां लौटना ही। धान का पुआ, गेहूं का भूसा, अगर सोयाबीन का भूसा सूखा हुआ, जितना खिलाओगे 48 घंटे के बाद गोबर गोमूत्र से बाहर निकलेगा। और जो गोबर निकलेगा, बोनस के रूप में क्या मिलेगा आपको? अनंत कोटि जीवन मिलेगा, मुद्दा। और क्या मिलेगा ऊपर? ब्याज भी मिलेगा। ऊपर क्या मिलेगा? तो साथियों, लेकिन उस गोबर का दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग जीवामृत के माध्यम से, घन जीवामृत के माध्यम से। उस गोबर से, गोमूत्र से दवाइयां मत बनाइए, साबुन मत बनाइए, उसका
दुरुपयोग मत करिए, जितना भी है भूमि में डालिए, भूमि में डालिए। यही आध्यात्म है, यही आध्यात्म। संक्षेप रे प्राकृतिक व्यवस्था चार प्रकार रहुछे। माटी तले जेन खाद्य तत्व सब अच्छे से खाद्य तत्व ऊपर के आसबार किंबा उद्भिद गछलता चेर पाके पहुँचबार लगी गोटे व्यवस्था होछे जहाँकि आमे खाद्य तत्व मानकर पुनः चक्र व्यवस्था बोली कहमा। विभिन्न खाद्य तत्व फेर थरे गोटे चक्राकार उपाय रे सृष्टि होछन, नष्ट होछन, सृष्टि होछन, ई प्रकार गोटे चक्र। द्वितीय होछे केशाकर्षण शक्ति। ई कथाटा बुझाबे से मुई हठात इटा गोटे टेक्निकल शब्दटे केशाकर्षण शक्ति। आ गोटे होछे जे बात्या तूफान माध्यम रे भी माटी तले जेन सब खाद्य तत्व अच्छे ऊपर के आसपार प्राकृतिक व्यवस्था रही है। आउ चतुर्थ व्यवस्था होछे आमर जेन देसी केचुआ माने अछन से केचुआ मानकर माध्यम रे माटी तलर खाद्य तत्व फिर ऊपर के आसुछि। इटा होछे चार प्रकार व्यवस्था। आउ प्रकृति रो गोटे नियम अच्छे जे कोनसी वस्तु जेनु जन्म नहीं थिबा फेर थरे सही जगह के फिरसी। जनता आमे धान रु जेन पुआल होछे, पुआल जिते बेले गोरु गाई माने खाउछन जेतकी मात्रा रे पुआल खाइबे 48 घंटा परे सेतकी मात्रा रे गोबर आ गोमूत्र माध्यम रे फेर बाहरी जाउछे। आउ गोबर गोमूत्र माटी रे ही पड़ुछे। आउ प्रकृतिर नियम होउछे जे से माटी कहीं से आसबार कथा। आउ आमे माने गोमूत्र किंबा गोबर रे कोनसी बाजार रे बिक्री करबार सामग्री नै बनाबार कथा। इटा गोटे भूल कथाटे पालेकर जिंकर इटा वक्तव्य। तार संगे संगे जेन आमे गाई नु जेन गुरस पाउछु से गुरसटा पीबार लागिए सेटा गाईर निजर बछा किमा बाछुरी पीबा किमा मनुष्यर पीबार लगी। आउ से गुरस के आमे कोनसी रकम रो उत्पाद बनै करी माटी रे देबारटा उचित नु है। आम देश रे गुरस रो घोर अभाव रही छे। प्रति छुआ के जदि दिन को 122 मिलीमीटर गुरस मिलता से हृष्ट पुष्ट होइकरी बढ़ता। किंतु आम देश रे छुआ मान को गोबर गाय गुरस रो घोर अभाव रही है जेनथिर कारण पुष्टिहीनता भी सृष्टि होछे। सुप्रीम कोर्ट रे भी विषय चर्चा होइछे। विभिन्न संगठन माने भी शिशु मानकर पुष्टिहीनता के लेकरी विषय चर्चा करूछन। तार संगे संगे आम देश रे गुरस रो एते अभाव रही है जे गुटे अनुसंधान रो तथ्य कहूचे जे 70% पाखापाखी गुरस जे नामे बाजार रे देखुछु ई सब होछे नकली गुरस। प्रकृत रे गाई किंबा जेन माने गुरस दौछन खाए मनुष्य खाइबार लगी गुरस से गुरस आम समाज रे घोर अभाव रही है। आ गुरस के किंबा गोबर के आमे माने सदुपयोग करबार कथा। तार जेन प्राकृतिक गुण है गोबर गोमूत्र माटी रे मिसाबार लगी आ तार संगे संगे गुरस के बछा मानकर बाछुरी मानकर खाइबार लगी आ मनुष्य खाइबार लगी सदुपयोग करबार कथा। प्रकृतिर ई नियम के आमे माने उल्लंघन नाय करबार कथा। साथियों प्लीज बी सीटेड, प्लीज सिट डाउन। प्रश्न नोट करथ परे पछरा होई। You note down all the questions will be answered last day in question session. Don't disturb the audience. साथियों जिनके मन में सवाल पैदा होते हैं अपने अपने कागज पर लिख कर रखिए। आखिरी दिन 1 घंटा काय के लिए रखेंगे, सवाल जवाब के लिए लिखित रूप में सवाल देगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और कौन क्या करते हैं इसकी चर्चा यहाँ नहीं होगी। यहाँ राजनीति की चर्चा नहीं होगी और कौन क्या करते इसकी चर्चा यहाँ
यहाँ केवल प्रकृति की चर्चा होगी। काय की होगी? प्रकृति की होगी। ये ख्याल में रखें साथियों। हम खाना पकाने के लिए लकड़ी लाते हैं, लाते हैं चूल्हे में डालने के लिए, बबूल की लकड़ी लाते हैं, कोई चीजें हमारे खेतों की। खाना पका बनने के बाद वो जो राख होती है कहाँ डालते हैं? सुबह गोबर के खाद में। यानी हमारे खेत में से जो कुछ हम उठाते हैं गोबर के खाद के रूप में कहाँ डालते हैं? भूमि में। प्राकृतिक व्यवस्था को कायम रखते हैं, उसको क्षति नहीं। वो पुरातन काल से ये चली आ रही व्यवस्था। लेकिन जबकि गोधन घट गए हैं, पर्याप्त मात्रा में गोबर का खाद उपलब्ध नहीं होता, इसलिए हमें वो त्यागना, उसका विकल्प खड़ा है। इसका मतलब है कि जितना भी काष्ठ पदार्थ उपलब्ध होगा खेतों में उपज के रूप में, है ना, दाने निकालकर उसका सदुपयोग कहाँ करना है? खेती में ही। आच्छादन के रूप में, जीवामृत, घन जीवामृत के रूप में करना, उसको जलाना नहीं, वर्मी कंपोस्ट की बर्बाद करना नहीं है, कंपोस्ट करना नहीं है, ख्याल में रखें। दिस इज द फाइनल। दूसरी बात वह केशाकर्षण शक्ति। इस ब्रह्मांड का संचालन करने वाली 3 महाशक्तियां होती हैं। There are 3 universal forces which control the entire universe. पहली है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। क्या नाम है उसका? ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या बोलते हैं उड़िया में? माध्याकर्षण शक्ति। मध्याकर्षण। दूसरे केशाकर्षण शक्ति, कैपिलरी फोर्स। और तीसरे नियामक शक्ति, कंट्रोलिंग। 3 प्रकार की महाशक्तियां जो पूरी यूनिवर्स को यानी एंटायर ब्रह्मांड को कंट्रोल करती, नियंत्रित करती। गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन दुनिया का माना हुआ बड़ा वैज्ञानिक है। क्या कहता है न्यूटन? झूठ तो नहीं बोलता, सच बोलता है, क्योंकि नोबेल प्राइज मिला है। क्या बोलता है न्यूटन? बोलता है कि कोई वस्तुमान, उसने शब्द का उपयोग किया एनी मैटर। मैटर माने वस्तुमान, जिसको भार है उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। व्हिच आर द वेट दैट इज द मैटर। कोई भी वस्तुमान जब नीचे गिरता है वास्तव में खुद गिरता नहीं। पृथ्वी के मध्य में एक शक्ति है जो उसको पृथ्वी की तरफ खींच देती है, और उसको नाम क्या दिया? मध्याकर्षण। क्या न्यूटन महोदय सच बोलते हैं? हर कोई बोलेगा बिल्कुल सच कहते हैं। लेकिन मुझे कुछ आशंका है कि ये महोदय पूरा झूठ, पूरा सच नहीं बोल रहे, कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे। जैसे उदाहरण दूंगा कि न्यूटन सही मायने में सच बोलता है कि झूठ बोलता है। पानी है, पानी के 3 रूप है।